हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एवर स्टडी क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज के सेशन में हम आपके साथ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। जो क्वेश्चंस हमने उठाए हैं वो डी ट्रिपल एस बी में पूछे गए हैं पिछले सालों में। सो डी ट्रिपल एस बी के पीवाई क्यूज को हम कवर अप करने वाले हैं इस सेशन में, जो कि इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट से पूछे गए हैं। सो बहुत सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में, जिससे आपकी प्रैक्टिस जो है बहुत अच्छे होने वाली है एग्जामिनेशन को लेके। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन को। स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको कोर्स के बारे में बता देते हैं। जो भी लर्नर नया जुड़ा है हमारे साथ, उसे डी ट्रिपल एस बी PhD कॉमर्स का कोर्स हमारी साइट पर मिल जाएगा। सो कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है और इसके साथ साथ हमारे पास क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है। सो ये कोर्स की डिटेल है। इसको और डिटेल में चेक करने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट करिए www.everstudy.co.in पर जाकर। If one input is variable and all other inputs are fixed, the firm's production function exhibits the। आपको बताना है कि कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन होगा जब हमारे पास एक इनपुट वेरिएबल है और बाकी सारे इनपुट्स जो हैं वो फिक्स्ड हैं। ऑप्शन ए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ऑप्शन बी लॉ ऑफ कैपिटल प्रोपोर्शन, ऑप्शन सी लॉ ऑफ सप्लाई, ऑप्शन डी लॉ ऑफ डिमांड। सो प्रोडक्शन फंक्शन में हम दो तरह के लॉस पढ़ते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और एक हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमारा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है और लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल हमारा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में एक इनपुट वेरिएबल और बाकी सारे फिक्स होते हैं। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल में सभी के सभी फैक्टर्स हम सभी के सभी फैक्टर्स वेरिएबल लेके चलते हैं। सो आंसर यहाँ पे क्या होगा हमारे पास? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अगला सवाल है, विच आर द मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। आपको बताना है कि इनमें से नेशनल इनकम को मेजर करने के कौन से मेथड्स हैं। ऑप्शन ए प्रोडक्ट मेथड, ऑप्शन बी इनकम मेथड, ऑप्शन सी एक्सपेंडिचर मेथड या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो सभी मेथड्स के थ्रू हम नेशनल इनकम को मेजर कर सकते हैं। सो आंसर यहाँ पे होगा हमारे पास ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केट इक्विलिब्रियम ऑफ अ कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय। सो मार्केट इक्विलिब्रियम आपको बताना है कि कैसे डिटरमाइन किया जाता है। सो इक्विलिब्रियम पोजीशन हमारी कौन सी होती है? जब डिमांड सप्लाई के इक्वल होती है। सो डिमांड एंड सप्लाई जहाँ पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। ठीक है। सो ना तो सोलली एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई या गवर्नमेंट इंटरवेंशन से डिटरमाइन की जाती है। मार्केट इक्विलिब्रियम जो है, इट इज बैलेंसिंग ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पोजीशन। सो आंसर होगा ऑप्शन ए। Next question, demand is a function of option A price, option B firm, option C product and option D cost। So आपको बताना है डिमांड किसका फंक्शन है। तो सिंपली हम लिखते हैं डिमांड हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ बहुत सारे वेरिएबल्स जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं वो यहाँ पर आते हैं। तो उसमें से प्राइस ऑफ ओन कॉमोडिटी वन ऑफ द फैक्टर है, फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड कॉमोडिटीज़ भी आता है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंज्यूमर। तो वो सारे डिफरेंट फैक्टर्स है, डिटर्मिनेंट्स है जो प्राइस को अफेक्ट करते हैं। सो यहाँ पर इन ऑप्शंस में से आपको चूज करना है, तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज द टोटल यूटिलिटीज मैक्सिमम व्हेन। आपको बताना है टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कब होती है। सो ऑप्शन है मार्जिन यूटिलिटी जीरो, व्हेन मार्जिन यूटिलिटी इज इक्वल टू एवरेज यूटिलिटी, ऑप्शन सी मार्जिन यूटिलिटी इज हाईएस्ट, ऑप्शन डी एवरेज यूटिलिटी इज हाईएस्ट। तो बहुत ही सिंपल है, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है जब मार्जिन यूटिलिटी हमारी जीरो होती है। आप यहाँ पे देखिए डायग्राम में, ये टोटल यूटिलिटी है, यहाँ पर हमारे पास मार्जिन यूटिलिटी है। सो मार्जिन यूटिलिटी जब जीरो है तो टोटल यूटिलिटी हमारी मैक्सिमम है। मार्जिन यूटिलिटी जब ग्रेटर देन जीरो है तो टोटल यूटिलिटी हमारी पॉजिटिव होती है, और जब मार्जिन यूटिलिटी लेस देन जीरो है तो टोटल यूटिलिटी जो है वो डिमिनिशिंग नेचर की होती है। ठीक है जी। सो आंसर यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंज्यूमर सरप्लस इज हाईएस्ट इन केस ऑफ। आपको बताना है कि कंज्यूमर सरप्लस जो है सबसे ज्यादा इनमें से कौन से केस में देखने को मिलता है। ऑप्शन ए नेसेसिटीज, ऑप्शन बी लग्जरीज, ऑप्शन सी कंफर्ट्स एंड ऑप्शन डी कन्वेंशनल नेसेसिटीज। पहले तो आप देखिए कि कंज्यूमर सरप्लस का मतलब क्या है। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब है कि व्हाट कंज्यूमर इज विलिंग टू पे माइनस व्हाट ही इज एक्चुअल पेइंग, है ना। विलिंग टू पे माइनस व्हाट इज एक्चुअली पेइंग, इसका जो डिफरेंस है वो कंज्यूमर सरप्लस है। ठीक है। अब आपको बताना है कि कौन से केस में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। कन्वेंशनल नेसेसिटीज को लेके आपने कंफ्यूज नहीं होना। कन्वेंशनल नेसेसिटीज सिंपल जो सोशल कस्टम्स को लेके सोशल स्ट्राटा से बिलोंग करती हैं। जैसे हम मैरिजेस में हम बात करते हैं, डाउरी की बात करते हैं, वैसे तो ठीक है एक्सेप्टेबल नहीं होता, बट स्टिल आप रिलेटिव मैरिज में रिलेटिव्स को एंटरटेन करने के लिए कुछ ना कुछ देते हैं, कुछ गिफ्ट्स देते हैं, कुछ हैवी गिफ्ट्स देते हैं, तो वो कन्वेंशनल नेसेसिटीज हो गई हमारी। ठीक है, जो जरूरी नहीं है बट एक सोशल बिलोंगिंगनेस को लेके बनी हुई है।
अब देखिए कंज्यूमर सरप्लस सबसे ज्यादा कौन से केस में होगा, तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन ए, नेसेसिटीज के केस में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि कोई भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आपके सामने आ गई, लेकिन आप जो है ज्यादा पे करने के लिए तैयार है उसको टैकल करने के लिए, या कोई ऐसा फैमिली मेंबर बीमार है, एडजेसेंट मेंबर बीमार है, तो उसको आप इमरजेंसी ट्रीटमेंट देने के लिए तैयार है। ठीक है, तो आप कुछ भी पे करने के लिए तैयार है, लेकिन आपको कम पे करना पड़ रहा है उसके बदले, उसका जो डिफरेंस है वो कंज्यूमर सरप्लस है। तो नेसेसिटीज के केस में जो है आपका कंज्यूमर सरप्लस सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि लॉ ऑफ डिमांड जो है इनमें से कौन से केस पे अप्लाई नहीं होता है। ऑप्शन ए, एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द फ्यूचर प्राइसेस। ऑप्शन बी, स्टेटस गुड्स। ऑप्शन सी, गिवन गुड्स। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सो इन सभी केसेस में हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। गिवन गुड्स, स्टेटस गुड्स, यहाँ पे वेबलिन इफेक्ट देखने को मिलता है। और जब हमें फ्यूचर प्राइजेस को लेके एक्सपेक्टेशंस है कि प्राइजेस कम हो जाएंगे, तो वहां पर भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। सो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट सोर्सेज ऑफ ऑलिगोपॉली। आपको बताना है इनमें से कौन से सोर्सेज नहीं है ऑलिगोपॉली के। ऑप्शन ए, ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन बी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ऑप्शन सी, पेटेंट ऑफ राइट्स। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। सो सभी सोर्सेज ऑलिगोपॉली, ऑलिगोपॉली में आपके पास बैरियर्स, मतलब फ्यू बैरियर्स टू द एंट्री एंड एग्जिट तो होता ही होता है। सो जब आपको एंटर करना है तो ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको, इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाली सिचुएशन भी देखने को मिलती है, और पेटेंट ऑफ राइट्स भी होता है। सो ऑल आर द सोर्सेज ऑफ ऑलिगोपॉली। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी। अगला सवाल, अ मोनोपोलीज डिमांड कर्व इज ऑप्शन ए सेम एज इट्स एवरेज रेवेन्यू कर्व। ऑप्शन बी, सेम एज इट्स सप्लाई कर्व। ऑप्शन सी, सेम एज इट्स कॉस्ट कर्व। एंड ऑप्शन डी, सेम एज दैट ऑफ द फैक्टर इनपुट्स। सो जो डिमांड कर्व होती है वो हमारी, इट इज इक्वल टू द एवरेज रेवेन्यू कर्व इन ऑल द केसेस। ठीक है, सो मोनोपोली की बात की गई है तो यहाँ पर भी हमारी जो मोनोपोली डिमांड कर्व है, इट इज सेम एज इट्स एवरेज रेवेन्यू कर्व। सो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिफाइन स्टैटिस्टिक्स एज द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। सो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की बात हुई है, जो कि मुझे लगता है कि आपको पता होगा कि किसने दिया है। ऐसा किसने बोला कि स्टैटिस्टिक्स जो है इट इंक्लूड्स कलेक्शन। कलेक्शन में क्या होता है कि आप डेटा कलेक्ट करते हैं। अब वो डेटा किसी भी तरीके से कलेक्ट हो सकता है, आपका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, आप सर्वे कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। देन आता है उसमें प्रेजेंटेशन, तो फिर जो डेटा आपने कलेक्ट किया उसे आप प्रेजेंट करते हैं टेबल की फॉर्म में, चार्ट की फॉर्म में, कुछ विजुअल एड्स की फॉर्म में, डायग्राम की फॉर्म में। देन एनालिसिस होता है। ठीक है, जो अनकवर ट्रेंड्स होते हैं उनको आप पता करते हैं, मीन मीडियन मोड लगा के रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं, आप कोरिलेशन लगाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद इंटरप्रिटेशन होता है। इंटरप्रिटेशन में आप क्या कहते हैं, इन्फेरेंसेस, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, जो भी रिलेशनशिप्स निकल के आते हैं आप उन्हें डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ऐसा किसने बोला है, ऐसा बोला है क्रॉक्सटन एंड क्राउडन ने। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर आंसर होगा। सेलिग्मैन की बात करें तो इन्होंने मेथड्स की बात करी है कि स्टैटिस्टिक्स इज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग, प्रेजेंटिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग द डेटा। ठीक है, लेकिन इसे प्रॉपरली जो है डिफाइन किसने किया है, क्रॉक्सटन एंड काउडन ने। अगला सवाल रिग्रेशन एनालिसिस से रिलेटेड है। रिग्रेशन एनालिसिस इज अ टेक्निक दैट डिटरमाइंस, ऑप्शन 1, द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट एंड अ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। ऑप्शन 2, the mathematical relationship between a dependent variable and one or more explanatory variable. Option 3, the mathematical relationship between one or more dependent and explanatory variable. Option 4, the mathematical relationship between two dependent and an explanatory variable. अब आपको पता है कि रिग्रेशन एनालिसिस एक ऐसा टेक्निक है जो डिटरमाइन करता है रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल से आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और भी नाम होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, जैसे प्रिडिक्टर वेरिएबल, कंट्रोल्ड वेरिएबल, मैनिपुलेटेड वेरिएबल। तो ये नाम आपको याद होने चाहिए। इनफैक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल के नाम भी आपको याद होने चाहिए, प्रिडिक्टेड वेरिएबल, ठीक है, एक्सप्लेन्ड वेरिएबल, आउटकम वेरिएबल। तो किसी भी तरीके से आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल इज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ऑप्शन जिस तरीके से दिए गए हैं, आपको पूछा है पहले ऑप्शन में कि एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप देखता है रिग्रेशन एनालिसिस, या फिर एक डिपेंडेंट और बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, या फिर बहुत सारे डिपेंडेंट और बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या फिर दो डिपेंडेंट और एक एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। अब आपको बताना है यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। देखिए, रिग्रेशन एनालिसिस जो है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं। अब जैसे बात करें कि एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, बहुत सारे वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करती है। लाइक उसकी लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, उसका एजुकेशन लेवल, उसका एक्सपीरियंस कितना है,
और हम कह सकते हैं कि उसका परफॉर्मेंस स्कोर क्या चल रहा है करंट कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके ऊपर एम्प्लॉय की सैलरी डिपेंड करती है। तो बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम ले सकते हैं, पर डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास एक ही होता है। ठीक है, तो रिग्रेशन एनालिसिस इज अ टेक्निक दैट डिटरमाइंस द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। ठीक है जी, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। चलिए जी, अगले सवाल पर आते हैं। इन अ डैश डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ द अर्थमेटिक मीन इज द हाईएस्ट। कौन सी टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में अर्थमेटिक मीन की जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा होती है, हाईएस्ट होती है? ऑप्शन 1 बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन 2 नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन 3 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन 4 पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं कि कितने इजी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं हमें एग्जामिनेशन में। इसी तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। सो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। सो आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पर हमने तीनों डिस्ट्रीब्यूशन के डायग्राम लिए हुए हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जहां पर मीन, मीडियन, मोड सब इक्वल होते हैं। ठीक है, फिर अगर हमारे पास नॉर्मल नहीं है, स्क्यूनेस देखने को मिल रही है, फिर आपको देखना है कि पॉजिटिवली स्क्यूड है या फिर नेगेटिवली स्क्यूड है। नेगेटिवली स्क्यूड में क्या होगा, हमारे पास मीन जो है वो लेस देन मोड, मीडियन होती है, और मीडियन इज लेस देन मोड होता है। मतलब कि मीन जो है वो हमारे पास सबसे उसकी वैल्यू कम होती है नेगेटिवली जब स्क्यूड होता है। पॉजिटिव स्क्यूनेस में आप देखिए हमारे पास मीन जो है उसकी हाईएस्ट वैल्यू होती है। ठीक है, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, क्योंकि पॉजिटिव साइड पर चला गया ना, तो पॉजिटिव साइड पर चला गया तो मीन की वैल्यू जो है पॉजिटिवली बढ़ती जाएगी वैल्यू। नेगेटिवली साइड पे है तो वो माइनस में जाती रहेगी। तो बिल्कुल सिंपल है, जब हमारा पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो अर्थमेटिक मीन की जो वैल्यू है वो हाईएस्ट होती है। तो यहाँ पर आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आपसे पूछा है स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट जो है किसने दिया था? ऑप्शन 1 रेफेल वेल्डेन, ऑप्शन 2 कार्ल पियर्सन, ऑप्शन 3 क्रॉक्सटन एंड काउडन, ऑप्शन 4 एएल पोले। सो स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट जो है वो कार्ल पियर्सन ने दिया था 1893 में। ठीक है जी, सो आंसर यहाँ पे ऑप्शन 2 होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन बताता क्या है कि कितनी वेरिएबिलिटी है डेटा में, कितनी डिस्पर्जन है डेटा में फ्रॉम इट्स मीन। ठीक है ना, तो ये एब्सोल्यूट वेरिएबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर करता है। Next question, tabulation of data is a option A need of statistics, option B function of statistics, option C objective of statistics and option D A and B both. So tabulation of data जो है वो statistics का function भी है और उसका objective भी है। देखिए हम raw data collect करते हैं, अब उस raw data को आप उसमें से information extract नहीं कर सकते जब तक आप उसको properly represent नहीं करेंगे। So tabulation is basically systematic and logical representation of numeric data, rows and columns की form में आप उसे रिप्रेजेंट करते हैं ताकि आप इजीली कंपेयर कर सके डेटा को और उससे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सके। ठीक है, तभी आप इंफॉर्मेशन जो है नेसेसरी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। सो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द टूल ऑफ मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ द आइटम्स। सो वेरिएशन ऑफ द आइटम्स को आपको मेजर करना है तो कौन सा टूल यूज किया जाता है? ऑप्शन ए मीन, ऑप्शन बी डिस्पर्जन, ऑप्शन सी मोड या फिर हाइपोथेसिस। बहुत ही सिंपल है, डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब क्या है कि जो डेटा है आपका विद इन द आइटम्स उसमें कितनी वेरिएबिलिटी देखने को मिल रही है अराउंड द मीन। ठीक है, तो वो मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डिस्पर्जन। सो आंसर होगा ऑप्शन बी। तो गाइज ये थी हमारी आज की डिस्कशन जहां पर हम DSSP PGT कॉमर्स को टारगेट कर रहे हैं। उस एग्जामिनेशन से रिलेटेड आज हमने इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के काफी क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए। सो आई होप यू फाइंड द डिस्कशन वेरी फ्रूटफुल। सो इसके साथ यहाँ पर मैं आपसे विदा लेती हूँ। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।